हेलो दोस्तों, वेलकम टू द हर्षल टॉक शो। लास्ट एपिसोड में हमने सीखा था कि बिज़नेस में हमें मॉडल कैसे बनाना है, बिज़नेस मॉडल कैसे बनाना है हमें। साथ ही साथ इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि हमें ऑटोमेशन कैसे करना है। ऑटोमेशन से हम जनरली कतराते हैं क्योंकि हम पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं रखते हैं। तो आज हम जानेंगे मिस्टर मनमत बिरदर से कि ऑटोमेशन कैसे करना है बिज़नेस में। बिज़नेस ऑटोमेट करेंगे तो हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा, साथ ही साथ हमें कुछ और एक्सपेरिमेंट करने का चांस भी मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जस्ट जंप इनटू द पॉडकास्ट। हेलो मनमत जी, वेलकम टू द हर्षल टॉक शो। थैंक यू। कैसे आप? बढ़िया। पहले पॉडकास्ट के बाद अभी कैसा लग रहा है? अभी फ्री लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, आपसे अभी कोऑर्डिनेशन हो गया है तो वेरी मतलब ग्लैड टू टॉकिंग विथ यू इन द अर्लियर पॉडकास्ट। चलो हम अभी पॉडकास्ट के लिए स्टार्ट करते हैं। यस मेरा क्वेश्चंस का फायर अभी चालू होगा। यस यस डेफिनेटली। जैसे हमें पता है कि 1915 से लेकर 1945 तक यस ये दुनिया ने 2 वर्ल्ड वॉर देखी, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी देखा है। करेक्ट हमने वो बस मिस कर दी क्योंकि हम इंडिपेंडेंट नहीं थे। करेक्ट। अभी हमारे यहाँ पे जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है वो 1992 में स्टार्ट हुआ है। राइट। वहाँ पे भी हमें चांस था कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा अच्छे से स्टार्ट करें। करेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे हुई कि हमने सर्विस सेक्टर को ज़्यादा तवज्जो दिया, ज़्यादा उसको प्रायोरिटीज दी। करेक्ट। तो आपको क्या लगता है कि आज की कंडीशन में जो फॉरेन मार्केट्स है या फिर स्पेसिफिकली कहूँ जो वेस्टर्न जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है, उसके साथ भारत का इंडस्ट्रियल सेक्टर कोप अप कर रहा है, उसके साथ उसको सेम पेज पे रख रहा है? यस देखिए, यू आर राइट, क्योंकि शुरू के ज़माने जैसे हमने 1915 की बात की, 1915 से लेके जो हमारी स्वतंत्रता थी, एंड उसके बाद भी आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो वी एक्चुअली लैक इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्पेसिफिकली, एंड वी फोकस्ड बेसिकली ऑन सर्विस सेक्टर पे हमने ज़्यादा फोकस किया। क्योंकि जैसे भारत में भी ये हो सकता था, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो मेन जो जिसको हम इंडस्ट्री 1.0 से लेके आज की तारीख में इंडस्ट्री 4.0 बोलते हैं, तो वो जो फेजेस थी अलग अलग, तो वो हमने बीच के कुछ मतलब सालों में वी हैव मिस्ड दैट, बट वी हैव व्हाट आई फील बी बेसिकली वी विल डेफिनेटली रीच अप टू दैट। हम वहाँ जरूर पहुँचेंगे मतलब कि अभी वी आर इन दैट प्रोसेस, क्योंकि अभी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे कि चाइना ने बनाया, जैसे कि मास प्रोडक्शन हमारे यहाँ आज भी कोई भी चीज़ का नहीं बना था। जैसे हमने मोबाइल, हम अभी आज की तारीख में कोई भी ऐसी मोबाइल कंपनी नहीं है जो इंडिया हमारे भारत में बनती है। अभी हम कोई साउथ कोरिया से मोबाइल जैसे सैमसंग है, कोई भी है तो बाहर से ही हम मंगाते हैं, चाइना से उसका मार्केट है, बट इंडियन कंपनी कोई भी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो मास प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, वो ऑफ कोर्स डेफिनेटली वी आर लैकिंग उसमें है। बट कुछ सेक्टर में, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में वी आर रिच। जैसे बहुत बड़ी जो फोर्ड कंपनी है या फिर बहुत सारी कंपनीज भी आती है, हमारे आ रही हैं। बहुत बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनी भी यहाँ हमने एक्वायर की है, जैसे जैगवार को हमने एक्वायर किया। तो ये जो कंपनी बड़ी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्षेत्र में है, तो उसमें अच्छा है। एग्रीकल्चर में अच्छा बन रहे हैं, एग्रीकल्चर अपना खुद का ये है। बट कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसे अभी नई बात करें तो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हम जा सकते हैं, उसमें बहुत बड़ा स्कोप है, एंड इंडिया कैन गो देयर। मतलब हम उसमें दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि नॉट ओनली बड़े जो उद्योजक हैं उनके सिर्फ बात हम नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट MSMEs। तो मेरा ये मानना है स्पेशली इसमें कि हम इसमें जो आने वाले कुछ साल हैं उसमें ज़रूर हमको मतलब हम मैच करेंगे, उसको कैचअप भी करेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो आ रही है, क्योंकि उनको ये पता चल गया है कि इंडियन मार्केट एक बहुत अच्छा सेक्टर मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। एंड अगेन हमने जैसे शुरू में बात की, डेवलपिंग कंट्री है, तो वहाँ एक बड़ा अच्छा बिजनेस हो सकता है अपना। सो मल्टीनेशनल कंपनी बहुत सारी इंडिया के इसमें मतलब पैसा डाल रही हैं। जो इन्वेस्टमेंट की बात हम करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट इंडिया में, भारत में हो रहा है, इवन ग्रामीण क्षेत्र में भी हो रहा है। तो ये हम जरूर उसमें कोप अप करेंगे। सिर्फ इसमें एक मुझे कंसर्न है, वो इम्पोर्टेंट है कि जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की हम जो बात कर रहे हैं, वो दैट शुड बी अडॉप्टेड।
उसको हम बैरियर नहीं मान सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, कैरियर हम मान सकते हैं कि भाई उसको सपोर्ट सिस्टम मान सकते हैं। अगर हमारी थॉट प्रोसेस चेंज हो गई कि नहीं, टेक्नोलॉजी कैन बी एन लाइक एनेबलर हम राइट वर्ड है, एनेबलर हो सकती है हमारे बिजनेस के लिए। सो दैट अप्रोच शुड बी टेकन बाय एमएसएमईज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर हो सकता है वो, जैसे कि हम इंडस्ट्री 4.0 की बात करें, इंडस्ट्री 4.0 है क्या? जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, ये सारी जो नई नई टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन है, इन सारी चीज़ों का इंडस्ट्री में हम यूज कर सकते हैं क्या? जो रेपिटेटिव वर्क है, रेपिटेटिव वर्क शुड बी रिप्लेस्ड बाय ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब ये है कि रेपिटेटिव वर्क जो हम करते हैं उसमें एक्यूरेसी भी आती है। इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो सेक्टर में, ऑटोमोबाइल में, ये है कि उसमें एक्यूरेसी लगती है। 0.1% सीएम सेंटीमीटर भी इधर उधर आपका कोई डिज़ाइन हो, कोई भी हो, तो उस चीज़ को एक्यूरेटली मैनुअल प्रोसेस नहीं हो सकती एज कम्पेयर टू मतलब जो हम सीएनसी मशीन्स कर सकती, वो हम नहीं कर सकते। सो दैट शुड बी द अप्रोच ऑफ एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर वो हो जाएगा तो हम ऑफ कोर्स एक मैन्युफैक्चरिंग में जायंट भारत देश बन सकता है। जब भी कोई एक बड़ी कंपनी आती है, खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, राइट। तो उसका एक इकोसिस्टम पहले से तैयार हो जाता है। यस। इकोसिस्टम मतलब जहाँ पे उसके कुछ स्पेयर पार्ट्स है, या फिर कुछ सबऑर्डिनेट उसके इक्विपमेंट्स है, वो बनना चालू हो जाते हैं और मेन कंपनी को वो सप्लाई करना चालू कर देते हैं। राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ से जो ग्रामीण एरिया था, जो रूरल एरिया था, वहाँ से लेके मेट्रो सिटी तक ये पूरा इकोसिस्टम फैला हुआ रहता है। राइट। तो आज के डेट में जो हमारे भारत में जो इकोसिस्टम है वो उतना एनकरेजिंग है? नहीं, एनकरेजिंग अगर इकोसिस्टम ग्रामीण लेवल की हमने बात की, एमएसएमई जो सेक्टर की है, जो डिपेंडेंट ऑन द मेन लाइक प्रोडक्शन यूनिट, जो बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं भारत देश में, अगर उनकी बात करें तो वो इकोसिस्टम ऑलरेडी हमारे यहाँ डेवलप्ड है। बट उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ बताना जरूरी है कि जो ग्रामीण क्षेत्र का जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट का जो क्षेत्र है, उसमें एफडीआई से ज़्यादा आज जरूरी है हमारे इंटरनल जो हमारे सोर्सेस है, इंटरनल हमारी जो सिस्टम, उसको ज़्यादा डेवलप हमको एनेबल करना है। क्योंकि बहुत सारी जो कंपनी बाहर से आती है, उनका फोकस जो होता है कि जो रिसोर्सेस उनके बाहर से आते हैं, उनको उनकी कंपनी की मतलब ज़्यादा पड़ी रहती है। सो बेसिकली जो मेरा मानना है कि इंडियन कंपनीज जो अभी डेवलप हो रही है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी एक स्टेज है हमारे यहाँ, हम बोलते थे कि नहीं मेक इन इंडिया, हमारे एक नारा था, मतलब हम बोलते थे कि नहीं मेक इन इंडिया हमारे भारत में ही बनना चाहिए, हमारा जो माल लगता है। बट नाउ शिफ्ट हैज चेंज्ड। क्या हो गया है उसका मतलब कि ये अभी वी आर मेकिंग फॉर द वर्ल्ड, हम पूरा दुनिया के लिए बना रहे हैं। एंड दैट इज एन अप्रोच वी हैव टू टेक। इवन एमएसएमईज भी आप जाओ, इवन आप गांव में जाओ, मैं बोलता हूँ, क्योंकि आप गांव में भी जाएंगे तो यू कैन मेक फॉर द वर्ल्ड इन गांव ऑल्सो, मतलब रूरल हम बना सकते हैं। उसका एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। मैंने जो आपको बताया कि एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, बहुत अच्छे काम करती है और उनको कोई अच्छा मेडिसिनल प्लांट पे वो काम करती है। जैसे एग्जांपल आपको मोरिंगा का बताता हूँ। मोरिंगा पाउडर हमारे यहाँ बहुत अच्छा बनता है। मोरिंगा पाउडर खाने से मतलब डायबिटीज जैसी जो मतलब ये है डिजीजेस है वो वैनिश हो जाते हैं। वो मोरिंगा पाउडर का बहुत बड़ा डिमांड यूएस में है। ऑफकोर्स इंडिया में नहीं है, भारत में अभी उसकी पहचान भी नहीं है, बट भारत देश के बाहर भी है उसकी डिमांड। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर आप ग्रामीण क्षेत्र में उसकी फैक्ट्री लगाएंगे, अच्छा हो जाएंगे, तो यू कैन ग्रो लाइक एनीथिंग। आप वहाँ से भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर आप गांव में भी बड़ा कर सकते हैं। आई मीन टू से कि आप मेक फॉर द वर्ल्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहाँ भी हम उसका लाभ ले सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन का। तो टिपिकल जो अभी सिचुएशन है कि बाहर से बहुत कंपनीज हमारे यहाँ आएंगी, एफडीआई हो जाएगा, वो एक बात है, बट उसके साथ भी ये भी सिचुएशन आज की तारीख में चेंज हो रही है। जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो भारत में एक प्रोमिनेंट बिजनेस आता है, वो है मिड लेवल बिजनेस में। यस। तो मिड लेवल बिजनेस हमेशा हेजिटेट करता है ऑटोमेशन के लिए। राइट। तो इसके पीछे में रीजन क्या रह सकते हैं कि जो वो हेजिटेट करता है, और साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है। यस।
देखिए मिड साइड जो बिजनेसेस होते हैं जिसको हम एमएसएमईज बोलते हैं, दूसरा उसमें एक बेसिक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस होने की एक उसमें कारण ये है कि रेजिस्टेंस जो उनको लगता है कि जो अगर हमने उसको ऑटोमेशन या फिर जो उसको हम डिजिटलाइजेशन बोलेंगे, तो वो अगर एक्सेप्ट किया तो वो उनको चैलेंज लगता है कि मेरा जॉब चला जाएगा, या फिर हो सकता है कि मेरा कुछ जो मॉडल चल रहा है बिजनेस में, रेवेन्यू हो रहा है, डिस्टर्ब हो जाएगा। ये बेसिकली थॉट प्रोसेस है उनकी, थॉट प्रोसेस। उसको इस तरीके से नहीं लेना चाहिए एमएसएमईज ने, बट थिंग इज उनको लगता है कि उसमें डिस्टर्ब करना, मेरा जो सिस्टम चल रहा है वो दैट इज़ ओके। एंड दूसरा चैलेंज जैसे आपने कहा कि उसमें जॉब चला जाएगा, उनको फेयर रहता है। सो उसकी वजह से ये उनको एक चैलेंज लगता है एमएसएमईज को बेसिकली। तो उसमें ये एक सिचुएशन है। ऑटोमेशन का जैसे आपने पूछा, ऑटोमेशन इज बेसिकली नथिंग बट वी हैव टू ऑपरेट इन अ लाइक जो रिपीटेटिव वर्क है हमारा, रिपीटेटिव जो कुछ भी काम करते हैं। जैसे एक आपको मैं एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूँ, अगर हमको मार्केटिंग में लीड जनरेशन का काम है, हर दिन को फ़ोन लगाने हैं, ये रिपीटेटिव वर्क है। दूसरा उसमें ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम जाएंगे तो एक ही काम, एक ही मशीन पर रिपीटेटिव वही करना है हमको, ये भी एक रिपीटेटिव काम है। दूसरा अकाउंटिंग में है, अकाउंटिंग में क्या होता है, हर दिन वही बिल बनाना है, 18% जीएसटी लगाना है, वही बनाना है, वो सेम रिपीटेटिव वर्क है। उसके बाद में जो मतलब कंपनीज की डिपार्टमेंट्स होती है, जैसे मार्केटिंग है, सेल्स है, ऑपरेशंस है। ऑपरेशंस में जैसे डिस्पैच डिपार्टमेंट है, डिस्पैच में पूरा मैनुअल प्रोसेस है उनके यहाँ। उसके साथ में R&D होता है, और अकाउंट्स होता है, ह्यूमन रिसोर्स होता है। ये जो सारी डिपार्टमेंट है, ये हर सारी डिपार्टमेंट में ऑटोमेशन का ज़रूरी है आज। तो ये क्यों नहीं हो पाता? ऑटोमेशन का मतलब है ये जो रिपीटेटिव वर्क है, ये पूरा आज सॉफ्टवेयर्स आ गई है। एंड थर्ड थिंग इज, मतलब उसमें आज ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, कॉस्ट नहीं लगेगा आपको ज़्यादा, सिर्फ थॉट प्रोसेस है। देखो एक एग्जांपल के तौर पर, आपको कुछ भी आज बिल बनाने, इनवॉइसिंग करना है, आपने एक कस्टमर को कुछ बेच दिया चीज़ें, तो आपको इमीडिएटली आपने कोडिंग के जरिए से या स्कैन भी करेंगे तो इमीडिएटली उसका इनवॉइस हो जाएगा। तो ये क्या है, दिस इज एन वन टाइप ऑफ ऑटोमेशन। सॉफ्टवेयर हमारे अवेलेबल है, बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल है। इट इज़ नॉट लाइक कि बड़े कंपनीज में ही होना चाहिए, नॉट नेसेसरी। जैसी छोटी छोटी कंपनीज है जिसका अभी हम एग्जांपल भी ले सकते हैं, वो कंपनीज ने ये ऑटोमेशन किया है। इसका मतलब है कि उसमें एक्यूरेसी हमको मिलती है, स्पीड मिलता है, एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंट होते हैं बिजनेस। हर चीज़ देखो, आप एक बिल बनाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, अगर आप बैठे हो और जब आप लिख रहे हो, आपका मुनीम जी लिख रहा है बिल, एंड आपसे उसमें कुछ में गलती भी हो सकती है। 18% जीएसटी की वजह से उसने समझो 8% लगाए, तो क्या हो जाएगा? तो ये चैलेंजेस उसमें हो सकते हैं अगर ऑटोमेशन नहीं हुआ तो। और दूसरा उसमें स्पीड भी आती है बिजनेसेस में, इसीलिए ऑटोमेशन आई थिंक जरूरी है एमएसएमईज के लिए। ऑटोमेशन के लिए लेकर मैं एक एग्जांपल के साथ आगे चलता हूँ। जैसा मैंने स्नैक्स का एक बिजनेस चालू किया है, राइट। तो उसके लिए मैंने रॉ मटेरियल परचेस कर लिए, राइट। उसको प्रोसेस कर लिया, फिर बाद में पैकेज कर लिया, और अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वहाँ से मैंने रिटेलर तक वो गुड्स पहुँचाए। आगे में जो परचेसर है या फिर कंज्यूमर है उसने परचेस कर लिया। करेक्ट। तो ये गुड्स का जो है ये फ्लो हो गया है। करेक्ट। अब जो फंड्स आते हैं वो भी उसी वे से मुझे रिटर्न आते हैं। जैसे Right. कंज्यूमर ने परचेस किया तो उसने उसका पैसा पे किया, वो फंड्स रिटेलर से आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, और डिस्ट्रीब्यूटर से मेरे तरफ, मतलब जो मैं मैन्युफैक्चरर हूँ वहाँ तक आ जाते हैं। करेक्ट। अगर ये जो मेरी कंपनी है इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, डेली ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है, HR है, सेल्स है, मार्केटिंग है, करेक्ट। ये जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स है, अगर इनको मुझे ऑटोमेशन में डालना है, राइट, तो फिर ये कैसे वर्क करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। करेक्ट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए आज की डेट में अगर ऑटोमेशन की हम बात करेंगे स्पेशली, तो ऑटोमेशन ये इन सभी चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे इस एक स्नैक्स बनाने वाली कंपनी है, तो राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस से लेके उसका डिस्पैच तक, नॉट ओनली डिस्पैच, उसका डिस्पैच होने के बाद कस्टमर के बाद जाने के बाद उसका फीडबैक, ये सारी चीज़ आज के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए प्रोडक्शन में अगर हम सोचें,
ऑटोमेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप विदाउट ऑटोमेशन जा रहे हो, स्नैक्स बना रहे हो, स्नैक्स की कंपनी कुछ फ्राई बना रहे हो आप, या कुछ भी बना रहे हो, जैसे आप एकदम सी बात करेंगे तो जैसे आप बनाना चिप्स बना रहे हो, तो चिप्स भी बनाएंगे तो अगर आप ऑटोमेशन करेंगे तो उसमें अगर ऑयल की क्वालिटी अगर अच्छी आपको चाहिए और वो थोड़ा सा भी क्वालिटी उसका अगर ख़राब हो जाए तो वो आपको मतलब इन्फॉर्म करेगा ऑटोमेटेड मशीन कि भाई ये क्वालिटी अच्छी नहीं है। दूसरा उसमें है कि क्वालिटी चेक आपको सपोज आप करो कि भाई क्वालिटी चेक कोई ह्यूमन लेवल पे है, कोई आदमी उसका चेक करे, तो ह्यूमन लेवल पे करे तो कैसे करे, एक उसमें चैलेंज आता है। और ये चीज़ें उसमें अभी न्यूट्रिशन वैल्यू है, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू क्या आ रही है आपको भी नहीं पता। जो फूड के लोग हैं, गवर्नमेंट के फूड FSSAI के लोग हैं, वो आपको पूछेंगे न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। तो अगर आप उधर मशीन लगाएंगे या फिर ऑटोमेटेड कोई सॉफ्टवेयर लगाएंगे, उसमें सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा कि वो आपका प्रोडक्शन जो तैयार हुआ है वो मशीन में जाएगा, उसका क्वालिटी चेक करेगा क्या न्यूट्रिशन है, एंड झट बोल के आपको न्यूट्रिशन की एक लिस्ट बना देगा। तो ये उसमें एक्यूरेसी आ गई। अगर ये चीज़ आप मैन्युअली भी करेंगे आज, तो कितना, हाउ इज़ इट पॉसिबल? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉसिबल है भी तो इट इज़ वेरी मतलब उसमें लिमिटेड है। तो ये चैलेंजेस प्रोडक्शन में आएंगे, तो उसमें ये पूरा प्रोडक्शन हो गया। प्रोडक्शन में इसलिए ऑटोमेशन नेसेसरी है। प्रोडक्शन के बाद आपको समझो सेल्स है, मार्केटिंग है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आप डिस्पैच की बात करें, डिस्पैच में अभी बिलिंग हो जाएगा, उसका बिल हो जाएगा तो एग्जैक्टली उसके कितने कॉपीज़ बनाना है, बिल कहाँ जा रहा है, कौन से एरिया पे लोकेशन जा रहा है। आजकल आपको मालूम है कि जो कंपनीज ये कुरियर कंपनीज वगैरह है जो पूरा इसमें काम करती है, तो वो पूरा स्कैन लेवल पे स्कैन भी करेंगे तो हम एग्जैक्टली बार कोडिंग के ऊपर काम कर रही है, तो एग्जैक्टली हमको पता चलता है कि ये कहाँ जा रही है। वो तो लोकेशन भी आजकल शेयर करते हैं कि वेर इज योर शिपमेंट नाउ। तो ये चीज़ क्या हमको एक्यूरेसी देती है, और कस्टमर सर्विस भी हम उसको एग्जैक्टली दे सकते हैं। हम कस्टमर को एग्जैक्ट टाइम बता सकते हैं कल आपको आपका पार्सल मिल जाएगा, व्हाटएवर। ये चीज़ें आजकल उसमें कॉस्ट नहीं ज़्यादा लगती। ये सॉफ्टवेयर अभी आजकल सस्ते हो गए हैं बिकॉज लोगों को मालूम हो गया है कि ऑटोमेशन बहुत नेसेसरी है। वी कैनॉट मतलब डू द बिजनेस विदाउट दिस थिंग, इसके सिवा हम नहीं कर सकते। हाँ, आप बोलेंगे कि भाई उस चीज़ में मैनुअल कुछ चीज़ चाहिए, बट उसमें अगेन प्रॉब्लम उसमें होता है कि बहुत ज़्यादा गलती होने के चांसेस होते हैं उसमें। तो सेल्स में भी बहुत सारे CRM जैसे हैं। जैसे CRM का मतलब है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स हैं, वो आप यूज़ करेंगे तो मार्केटिंग के लिए भी काम आएंगे, लीड जनरेशन के लिए काम आएंगे, सेल्स प्रोसेस इसमें ऑटोमेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने के लिए जैसे स्नैक्स भी कंपनी हो तो हर एक लेवल पे यू कैन ऑटोमेट द प्रोसेस टू सिंप्लीफाई एंड टू मेक द कस्टमर हैप्पी। बिकॉज हैप्पी कस्टमर ये अपना एंड गोल है कौन से भी बिजनेस का। So that is why where we needed the automation. Yes. जैसे हमने डिजिटल इंडिया की बात की थी, Yes. तो वैसे ही एज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमने UPI डेवलप किया है। Correct. उसका हमने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन किया कि हमने UPI किया। ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत कंट्रीज़ में वो चल रहा है। Correct. लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद हार्डली कोई ऐसा प्रोडक्ट निकला है कि जिसने कुछ माइलस्टोन क्रिएट किया है। तो क्या हमारा अप्रोच जो है वो डिजिटल की तरफ थोड़ा लिथार्जिक है? मैं एज अ इंडिविजुअल भी पूछ रहा हूँ और एज अ बिजनेस पर्सन भी पूछ रहा हूँ। उसको हम एक ही व्यू से नहीं देख सकते कि जो डिजिटल इंडिया जो हमारा कंसेप्ट है, भारत का डिजिटाइजेशन का जो यूनिट है, सो वी कैनॉट हम उसको एक ही विंडो से नहीं देख सकते। क्योंकि देखिए जो अपना UPI है, UPI एक प्रोडक्ट है। ऐसे तो आप एग्जांपल आधार बिजनेस का भी ले सकते हैं। जैसे आधार का जो हमारा पूरा डिजिटाइजेशन हो गया, तो आधार कैन बी एन बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर इंडिया ऑल्सो, ऐसा भी बोल सकते हैं। सो वी कैनॉट जस्टिफाई इन वन वर्ड और डिजिटाइजेशन ऐसा लेथार्जिक ऐसा नहीं बोल सकती। क्योंकि क्या है कि डिजिटाइजेशन हर एक क्षेत्र में बहुत सारा अच्छा चल रहा है आज भी। बस की बात इतनी है कि उसको जो MSME सेक्टर है या फिर हम छोटा जो व्यापारी है वहाँ तक हमको लेके जाना हर चीज़ में पॉसिबल भी है। जैसे एक्सेप्टेंस उसका करना न करना ये तो
इंडिविजुअल की बात है, जैसे हम ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, प्रोसेस ऑटोमेशन, एवरी प्रोसेस इन द बिजनेस टू बी ऑटोमेटेड, ये करना नहीं करना ये इंडिविजुअली डिपेंड है। जैसे हमने शुरू में बात किया, ग्रोथ उसकी करना है नहीं करना है, ये इंडिविजुअल का चॉइस है अगेन, एंड दैट इज़ वाई इट कैनॉट बी टेकन लाइक सेपरेटली, उसको हम नहीं ले सकते कि वो अप्रोच कुछ अलग है। बट एज अ होल अगर हमने देखा कि डिजिटल इंडिया का बहुत ही अच्छा परिणाम निकल के आया है। एक आपको एग्जांपल मैं बताता हूँ। शुरू में जो इंडस्ट्री थी एमएसएमई, जब 10 साल पहले या फिर 15 साल पहले की बात करते तो इंडस्ट्री में कौन सा लाइसेंस भी आपको निकालना है तो इट हैव टू बी प्रोसेस वेरी, उसका लॉन्ग प्रोसेस था, रेड टेपिज्म जो उसको हम बोलते हैं, सरकारी यंत्रणा जी थी, वो बहुत उसको प्रोसेस लगता था। बट अभी वन विंडो भी हो गया है, बहुत सारी जैसे उद्यम आधार की उद्यम आप निकालते हैं या फिर आप फूड लाइसेंस निकालते हैं, दैट कैन बी एक्सेसिबल टू इंडिविजुअली आप निकाल सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि उसको कुछ किसी की ज़रूरत भी नहीं है आज को। तो ये डिजिटाइजेशन का अचीवमेंट लगता है मुझे। देखो फूड लाइसेंस तो उसके लिए बहुत ही मशक्क़त करने पड़ती थी पहले। फूड लाइसेंस अभी आज अगर सिंपल बिजनेस आपको करना है तो फूड लाइसेंस इंडिविजुअली आप निकाल सकते हैं। ये प्रोसेस का अचीवमेंट डिजिटाइजेशन का मैं बोल सकता हूँ इसको। बैंकिंग तो जैसे आपने भी बताया, तो बैंकिंग में तो यूपीआई में बहुत अच्छा, ये दैट इज़ ओके। बट एवरी सेक्टर में उसका एक अल्टीमेट अचीवमेंट मुझे लगता है ओवरऑल, इवन ग्रामीण क्षेत्र में जो रूरल भारत में भी उसका इम्पैक्ट आ रहा है। हाँ ठीक है, उसका जैसे हमने बात की है कि उसका एजुकेशन अभी किस लोगों को पता है, किन लोगों को पता नहीं है, वो तो दैट इज़ वन पार्ट। बट एज अ होल वी शुड नॉट मतलब थिंक इन वन वे, बट इट इज़ हेल्पिंग अ लॉट। डिजिटल भारत मदद कर रहा है, गांव में भी आज बहुत सारी चीज़ें, इवन ग्रामीण क्षेत्र में भी मैं बताता हूँ, जो सारी जो लाइसेंसिंग है ना, जिसको हम पहले लाइसेंसिंग राज बोलते थे, कि एक एप्लीकेशन कोई भी अगर करते हैं फिजिकली तो कितना चैलेंजिंग रहता था। हर एक ऑफिस में जाना, वहाँ जो साहब है उनके यहाँ उनकी मतलब परमिशन लेना, इतने डॉक्यूमेंटेशन, हर एक डॉक्यूमेंटेशन वो लगाता तो उसको फिर हर एक बार उनको जाके मिलना, ये कितनी हमको रिपीटेड विजिट करना, ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात होती थी। लेकिन आज की डेट में आपको डिजिटाइजेशन ऑनलाइन करना है तो यू हैव टू अटैच दैट डॉक्यूमेंट ऑनलाइन, अटैच करना है, अगेन रीसबमिट करना है। सो आई थिंक इट इज़ हेल्पिंग अ लॉट। जो सीआरएम है, तो सीआरएम भी एक ऑटोमेशन का पार्ट है? Yes, it is a part of automation, but it is a very related to like marketing and sales, customer relations का एक part है CRM, but it is a जो lead generation हम जिसको बोलते हैं customer approach के लिए CRM is a very great tool। CRM में बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनी है, जैसे सेल्सफोर्स जैसी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, एंड CRM इज बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस। आप किसी भी चीज़ को ले लो, देखिए बिजनेस होता क्या है आखिर में, मार्केटिंग मतलब लीड जनरेशन, कितने लीड्स आपके यहाँ आते हैं, कितने लोग आपके यहाँ पर को प्रोडक्ट और सर्विसेज को देखते हैं, ये एक फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद में सेल्स होता है। सेल्स का मतलब एक्चुअल उसमें आपकी बिक्री होती है, आपको रेवेन्यू मिलता है, पैसे मिलते हैं आपके उसके। लीड जनरेशन 100 लोग मतलब आते हैं तो दैट इज कन्वर्शन इज 10%, सपोज एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 10 लोग आपको परचेस करेंगे आपकी सर्विस या प्रोडक्ट जो कुछ है। एंड थर्ड थिंग इज आफ्टर सेल्स, या फिर जिसको हम ऑपरेशंस बोलते हैं, डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये 3 चीज़ों के लिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM जो है वो बहुत मायने रखता है, एंड दैट इज टू बी ऑटोमेशन का पार्ट हो सकता है वो, क्योंकि रिपीटेडली जो इन्वॉइसिंग करना है, कस्टमर को अप्रोच करना है, इवन ई-कॉमर्स में तो CRM इज़ लाइक वर्किंग एनीथिंग, लाइक जो कस्टमर आपके वेबसाइट पे आता है उसको रीटारगेटिंग कर सकते हैं, कौन कस्टमर आपके यहाँ आ रहा है उसका डेटा आपके पास मिल सकता है। वो स्केलेबिलिटी की काम आता है। देखिए ट्रेडिशनल बिजनेस में कस्टमर कितने आते हैं, हम लोग ठीक है आता है, हम मतलब जो कुछ सामान या फिर उसका जो कुछ सर्विस लेके जाता है, उसका मोबाइल नंबर नहीं रहता, उसका डेटा हमारे पास नहीं रहता, वी कैन नॉट रिकॉर्ड। तो फिर उससे चैलेंज ये आता है कि इवन आपका सर्विस, उनको क्या इश्यू है, उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसमें, तो वो भी कुछ आपको रिप्लाई नहीं दे सकते। लेकिन CRM में ही कैन रिकॉर्ड हिज फीडबैक, आपको फीडबैक भी दे सकता है। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ CRM।
जब हम भारत के बिजनेस की बात करते हैं तो उसके हिसाब से जो ऑटोमेशन है उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है? अच्छा, तो देखिए प्रोज ऑन कॉन्स इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि जो ऑटोमेशन है उसके प्रोज तो बहुत है, मतलब कि जैसे अगर उसको आपको बिजनेस को एफिशिएंट बनाना है, बिजनेस को अच्छे स्केल पे लेके जाना है, या फिर आपको एक्यूरेसी लानी है, उसमें एक्यूरेसी है बहुत सारा प्रोज। उस प्रोज का मतलब ये है कि उसका फ़ायदा आपको ये है कि आपको एक्यूरेसी मिलेगी। दूसरा ये है कि रिपिटेटिव जो काम है, रिपिटेटिव काम जो कुछ भी हो जाएगा वो करेगा ऑटोमेशन, क्योंकि एज वो मशीन है, उसको तो कुछ ये नहीं, उसको कभी बोर भी नहीं लगेगा, क्योंकि रिपीटेड में तो अगर हमने भी देखा तो अगर ह्यूमन वहाँ काम करे, कोई भी आप प्रोडक्शन की बात करो, अगर वही चीज़ वो हर दिन वो चीज़ करता है तो ही यूज टू यार हर दिन वही मैं चीज़ कर रहा हूँ। उसमें ये भी हो सकता है कि दूसरा ये है उसके कुछ इमोशंस भी चल रहे थे। देखो आदमी, हम इमोशनल पर्सन है, तो इमोशंस में उसका कुछ गलतियाँ भी हो सकती है, प्रोडक्ट कुछ ख़राब भी हो सकता है। अगर ऑटोमेशन किया तो उसमें प्रोज ये है कि उसमें गलती कुछ नहीं होगी, रिपीटेड वर्क अच्छा हो जाएगा, एक्यूरेट है, एफिशिएंसी हो जाएगी, आपका बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, रेवेन्यू बढ़ जाएगा। बट अगर आप ये चीज़ कॉन्स के ऊपर देखें तो उसमें चैलेंज ये है कि थोड़ा सा इनिशियल कॉस्ट लगता है उसको। बिजनेस इज अगेन इन्वेस्टमेंट गेम, आपको इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न आएगा, तो इन्वेस्ट आपको करना है, टेक्नोलॉजी में करना है, ऑटोमेशन में करना है, टूल्स में करना है। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हाउ यू कैन गेट द रिटर्न्स? बिजनेस इज आफ्टर ऑल इन्वेस्टमेंट गेम। सो इसमें ये चैलेंज है हमारा माइंडसेट का। तो उसमें हम माइंडसेट में अगर चेंज करेंगे कि हम बिजनेस उसको लाने के बाद हम ग्रो कर सकते हैं, तो ये माइंडसेट ये करना है। दूसरा उसमें लगता है लोगों को कि नहीं ये अगर आ जाएगा तो मेरा जॉब चला जाएगा, मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा। तीसरा उसमें है कि टेक्नोलॉजी लगता है ये कुछ डिफ़िकल्ट है मुझे सीखना यार, ये अगर सॉफ्टवेयर में कुछ गलती हो जाएगा, मुझे नहीं समझ में आएगा तो या फिर मेरे नीचे वाले जो आदमी काम करे उसको समझ में नहीं आएगा तो कुछ दिक्कत हो जाएगी मेरे। तो ये सारे जो फ़ियर्स भी बोल सकते हैं, उसको फ़ियर्स है, डर लगता है मुझे टेक्नोलॉजी से, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है, आई डोंट नो अबाउट दिस टेक्नोलॉजी। तो ये एक उसमें चैलेंजेस है, ये उसको कॉन्स भी नहीं बोल सकते, बट दीज आर सम चैलेंजेस। जैसे हम जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और हर स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट यस ये काफ़ी ज़्यादा एमएसएमई की तरफ ध्यान दे रही है, क्योंकि उनको ये लगता है कि आगे जाके एमएसएमई सबसे ज़्यादा एक गेम चेंजिंग बनने वाला है। यस और हमने ये 10-12 सालों में देखा भी हुआ है। ट्रू अभी जो चैलेंजेस जो एमएसएमई के सामने हैं, फर्स्ट चैलेंज है कि उनके पास सोचने वाली दिमाग कम है, मतलब थिंक टैंक कम है। सेकंड चीज काम करने वाले जो हाथ है वो कम है। और थर्ड जो है वो है फाइनेंस, उनके पास फंड्स कंपेरेटिव काफी कम है। लेकिन फिर भी वो एक रिमार्केबल अपना एक काम छोड़ के जाते हैं कि हमने इतना काम अच्छा किया हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि 4 या 5 साल बाद में क्या चेंजेस होने वाले हैं, या फिर कैसे हम माइलस्टोन उसके देख सकते हैं? जैसे आपने पूछा कि एमएसएमई एक बहुत बड़ा सेक्टर है हमारे भारत देश के लिए। एमएसएमई एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत ही अच्छा सेक्टर है। इवन रूरल एरियाज़ हो या फिर तालुका प्लेसेस हो, डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस हो, हर लेवल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़रूरी है। छोटे छोटे उद्यम जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हमको सपोर्ट करते हैं। गांव लेवल पे जो यूथ है उनको जॉब देते हैं। थिंक टैंक की बहुत ज़रूरी आज भी हमारे एमएसएमई सेक्टर में मुझे लगती है, क्योंकि सिंगल लेवल पे अगर हम सोचेंगे कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, दैट इज़ ओके। बट अगर हमने सोचा कि वो बिज़नेस मेरा आगे चल के बड़ा होना चाहिए, स्केल होना चाहिए, बिज़नेस में अच्छे पैसे बनने चाहिए। देखिए देर आर बिजनेसेस विच आर फायर फाइटिंग फॉर देयर इनकम। फायर फाइटिंग का मतलब ये है कि देखो बिजनेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि आपको सैलरीज भी देनी होती है लोगों की, आपको रॉ मटेरियल भी परचेस करना है, आपको बिल भी भरने हैं महीने के सारे, और आपको दूसरा ये कि आपको खुद को भी कुछ सैलरी चाहिए, खुद को भी कुछ पैसे लेके जाना है घर के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती है। बट ट्रेडिशनली अगर देखेंगे आप बिजनेसेस को, ये हर मंथ टू मंथ दे आर फाइटिंग फॉर दिस सर्वाइवल दिस थिंग। तो इसके लिए चैलेंज आपने जैसे पूछा कि थिंक टैंक इसलिए चाहिए कि ये बिजनेसेस को ग्रो करना है ना आपको। ट्रेडिशनली आप करेंगे तो यू विल फायर फाइटिंग फॉर 30 ईयर्स ऑल्सो। 30 साल भी अगर बिजनेस आप बिल्ड करेंगे तो इट विल नॉट बिल्ड, बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग द राइट प्रोसेसेस।
because business also is a science. It's a science to build. How to build is a business is a science and art that has to be learned. हम ट्रेडिशनली सोचते हैं कि यार बिजनेस तो ऐसे ही किया जाता है. दिस इज नॉट लाइक दैट. ऐसे नहीं है. हमारी वो ट्रेडिशनल सोच है, हमारी पुरानी मतलब पारंपरिक सोच है, हम बोल सकते हैं. बट इफ यू आर, जैसे हम स्टार्टअप कल्चर की बात करेंगे, स्टार्टअप कल्चर व्हाई इट इज ग्रोइंग, बिकॉज बिजनेस इज अ लर्नेबल स्किल. वो हम लर्न कर सकते हैं. थिंक टैंक इसीलिए जरूरी है वहाँ, क्योंकि एमएसएमईज को भी बताना पड़ेगा यू कैन ऑल्सो ग्रो. कैसे करना है, हर एक बिजनेस को अलग अलग, क्योंकि टाइप्स ऑफ बिजनेस अलग होती है. देखो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, या फिर टेक्सटाइल सेक्टर है, या फिर एग्रीकल्चर है, बहुत सारी सेक्टर है. बट हर एक को एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए थिंक टैंक चाहिए. और उसके लिए आज जरूरी है कि जो राइट एक्सपर्टीज है बिजनेस कैसे ग्रो करना है, तो वो नेसेसरी है. अगर आप मतलब उसको थिंक टैंक के जरिए से सोचेंगे, तो थिंक टैंक इसके लिए आज जरूरी लगता है मुझे. एंड उसको अगर दे देंगे तो इट विल लाइक ग्रो एनीथिंग. मतलब उसको बहुत अच्छा स्कोप है. कोई भी बिजनेस बना सकता है, नॉट नेसेसरीली. देखो अपने यहाँ जो बड़े भी बिजनेस हो गए, जैसे हमारे यहाँ रिलायंस की हम बात कर सकते हैं. जो धीरू भाई थे, धीरू भाई का क्या एजुकेशन था, बट ही वॉज हैविंग द विजन, और बड़ा विजन था. सपने भी देखो तो बड़े देखो, नॉट छोटे. देखिए सपने तो देखना है तो वाई छोटे क्यों देखना. तो ये डेयरिंग भी चाहिए. मतलब ये माइंडसेट की भी बात है. बिजनेस नॉट ओनली प्रोसेसेस एंड टैक्टिक्स. सिर्फ प्रोसेस एंड टैक्टिक्स से भी नहीं होता. इट्स अ माइंडसेट ऑल्सो. नहीं, हमको जाना है, हर चीज़ मुझे आनी चाहिए. मैं टेक्निकल इंजीनियर हूँ, ओके, एक में एक्सपर्टीज होगी, बट हाउ टू मेक इट एज अ बिजनेस. इंजीनियर तो टेक्निकल बात हो गई, डिजिटल तो टेक्निकल बात हो गई, बट हाउ टू ग्रो बिजनेस का माइंडसेट चाहिए कि मुझे बड़ी कंपनी बनाना है, तो मुझे विजन चाहिए एज अ फाउंडर, एज अ ओनर. नॉट आई शुड नॉट थिंक लाइक एन एम्प्लॉई. वो भी माइंडसेट की बात है. अगेन दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू लर्न बाय एमएसएमईज. एमएसएमईज जो थे उनको भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वहाँ थिंक टैंक की बात आती है. So I think that is very very important. Second, I think you asked about the finance problem. Yes, it is right. फाइनेंस का एक चैलेंज है, बट ऑन गवर्नमेंट लेवल दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट. लाइक सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक ऑफ इंडिया. ये एक बैंक है, उनका भी सेक्टोरियल लेवल पे या फिर गांव लेवल पे भी चल रहा है कि भाई छोटी छोटी जो कंपनीज है, छोटी छोटी यूनिट्स है, उनको प्रोवाइड करे फाइनेंसेस. बट अगेन चैलेंज इज दोज हु आर स्टार्टिंग, जिनको शुरू करना है बिजनेस, उनका चैलेंज ये है कि उनके पास इनिशियली ऑफकोर्स पैसे नहीं है. दूसरा, उसके पास कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं है. सबसे बड़ा चैलेंज बैंक्स पूछते हैं कि भाई व्हाट यू आर हैविंग एज ए, कोई आपके पास प्रॉपर्टी है क्या, कोलैटरल सिक्योरिटी है क्या. यार कोलैटरल सिक्योरिटी उसके पास, तो वो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो हाउ ही विल बी हैविंग सम प्रॉपर्टी और लाइक दैट. अगर नया फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर बन रहा है तो उसके पास तो कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं है. तो हाउ विल कोप अप विथ हिज मशीनरी और जो कुछ एक्सपेंसेस है रॉ मटेरियल के, वो कैसे वो चलाएगा. तो उसके लिए भी कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम्स लाई है, जैसे स्टार्टअप इंडिया है या फिर मुद्रा लोन है. तो 10 लाख तक के लिए आपको लोन हो जाएगा, तो उसके लिए कुछ भी मुझे कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं चाहिए. ये कुछ मतलब नॉर्म्स गवर्नमेंट ने भी रखे हैं. बट चैलेंज इज अगेन बैंक्स उसको नहीं कर रही है. मैंने ग्राम लेवल पे देखा है कि बैंक्स उसको नहीं दे रही है. बैंक बोलती है कि यार कोलैटरल सिक्योरिटी दे दो, क्योंकि ये अगेन डिपेंडेंट ऑन दैट इंडिविजुअल मैनेजर. बैंक मैनेजर बोलेगा यार मुझे चैलेंज लगता है, ये आदमी मुझे पैसे लौटा देगा कि नहीं पता नहीं, आई डोंट नो. दैट इज अगेन ए चैलेंज. ऑफकोर्स बिकॉज बैंक इंपॉर्टेंट है अपने देश में, फाइनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वी कैनॉट सी एवरीथिंग ऑन वीसी लेवल. वीसी तो दैट इज वेरी सम पार्ट, वेरी मतलब वो 5% के लिए हम सोच सकते हैं. 95% ऑफ द बिजनेसेस आर रनिंग ऑन एमएसएमईज, ऑन रूरल एरिया. सो उनको सपोर्ट करने के लिए बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नेटवर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दैट हैज़ टू बी अवेल्ड विथ ईज. बहुत ईजी तरीके से अवेलेबल होना चाहिए. ठीक है, देखो
मतलब ये चीज़ बहुत कंट्रोवर्शियल होगी कि भाई बिजनेस में बहुत बड़े बिजनेस में कुछ है कि लोग पैसे लेके जा रहे हैं देश छोड़ के, वो दैट इज कंट्रोवर्शियल। बट छोटे बिजनेसेस को जो डेवलप हो रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर, बडिंग एंटरप्रेन्योर जिसको हम बोलते हैं, उसको सपोर्ट करना वेरी इंपॉर्टेंट, नेसेसरी मुझे लगती है। क्योंकि मैंने बहुत बिजनेस ऐसे देखे हैं, बहुत सपनों के साथ लोग आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, फाइनेंस नहीं मिलता तो दे आर लाइक बर्निंग इन देयर बिजनेस, दे आर बर्निंग देयर हैंड्स। सो दिस शुड बी चेंज्ड, मुझे ये लगता है। एंड तीसरा आपने जो आई थिंक कौन सा पूछा आपने, तीसरा पूछा था कि जो वर्किंग हैंड्स है वो काफ़ी कम है। हाँ, वर्किंग हेड्स, यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। स्किल, देखो स्किल जो है ना, स्किल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हम सिर्फ टेक्निकल स्किल की भी बात यहाँ करेंगे तो टेक्निकल लेवल पे भी आज जो स्किल का चैलेंज है, अभी देखो स्किल का, जैसे हम शुरू के ज़माने में हमारे गवर्नमेंट ने ITI चालू की थी, मतलब इंडस्ट्रियल जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। ITI का मतलब है कि वो 10वीं के बाद 12वीं के बाद 1-2 साल का कुछ वेल्डिंग सीखेगा या फिर कुछ जो ज़रूरी चीज़ है। बट आज की तारीख में उसके लेवल पे आज डिजिटाइजेशन का सीखना, मतलब डिजिटल मार्केटिंग का हो या फिर वीडियो जैसे हम बना रहे हैं उसका एडिटिंग हो, ये भी स्किल है। तो ये स्किलिंग आज ठीक है मेट्रोज में है, बट अभी छोटे छोटे गाँव में नहीं आ रहा है। तो ये जो स्किलिंग चैलेंज है, ये भी स्किलिंग चैलेंज है। तो आज के ज़माने में अगर हमको करना है तो उसके रेलेवेंट स्किलिंग के कोर्सेस हमको करने हैं। बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्किल इंडिया है और सेक्टोरल बेसिस पे, जैसे ASIC मतलब एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट का सिर्फ एग्रीकल्चर स्किलिंग के लिए है। तो ऐसी स्कीम ऑफ कोर्स काम कर रही है, बट देयर नीड टू बी अगेन, उसमें भी ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ स्कीम आने से ये नहीं हो पाएगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए स्किल करते हैं। सो मुझे लगता है स्किल चलते ये तो स्किलिंग ज़रूरी है। एंड अगर ये नहीं होगा तो स्किल का अगर मैन पावर नहीं मिलेगा तो ये बहुत बड़ा अगेन चैलेंज MSME के सामने है। और मैंने ये खुद भी देखा है कि स्मॉल जो बिजनेस होता है ना, समझो 5 लोग मेरे कंपनी में काम कर रहे हैं, 2 आदमी मेरे यहाँ आज छुट्टी पे हैं, तो वो कस्टमर को सर्विस करना मेरे लिए चैलेंज होता है। एज ए बिजनेस ओनर मैं बोलता हूँ यार मैं कैसे इनको सर्विसिंग करूँ, या सर्विस मतलब कोई भी सेवा दे दूँ, कोई भी प्रोडक्ट बनाऊँ, तो मेरे लिए चैलेंज हो जाता है। तो इसके लिए आज मैन पावर का एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है। छोटे लेवल पे भी उनका स्किलिंग, करेक्ट स्किलिंग करना भी मुझे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये थर्ड पॉइंट आपने जो पूछा ये इम्पोर्टेंट है। जब भी हम एज अ सोसाइटी देखते हैं कि ऑटोमेशन किसी कंपनी में आ रहा है तो हमारे दिमाग में पहला डर आ जाता है कि हमारा जॉब चला जाएगा, राइट। तो इसको आप कैसे एड्रेस करोगे? ये देखो अगेन इट्स अ माइंड ब्लॉक, माइंडसेट ब्लॉक हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसको उस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि देखो टेक्नोलॉजी तो चेंज होती रहेगी, ऑटोमेशन तो होते रहेगा। ये तो मतलब ऐसा है कि हम बोलते हैं ना कि आज मेरा मुर्गा अगर बांग नहीं देगा तो सूरज नहीं निकलेगा, ऐसे नहीं होता। टेक्नोलॉजी तो विल अराइव, टेक्नोलॉजी तो आ जाएगी यार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज आ गए, उसको हम रोक सकते हैं क्या? वी कैन नॉट, हम नहीं रोक सकते उसको, वो तो आ जाएगा। बट हाउ वी आर अडॉप्टिंग, हम इसको अडॉप्टिंग, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको कुछ बिजनेस में चैलेंजेस आ रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे ऐसे ही जाना है, मुझे बस मैं जैसे बोलते हैं ना, मैं दोनों मेरे आँख को ऐसे ये लगा कि मैं आगे जा रहा हूँ, तो ऐसे चीज़ में काम नहीं चलेगा। वी हैव टू बी ओपन माइंडेड। हमको ओपन माइंडेड, ऑटोमेशन शुड नॉट बी टेकन एज ए चैलेंज बट इट शुड बी टेकन एज एन सपोर्ट। हाँ, मैन पावर आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ऑटोमेशन जो प्रोसेस है, ऑटोमेशन करो, आप मैन पावर कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जो देखिए अलॉन्ग विद द टेक्नोलॉजी कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो हम ओनली ह्यूमन कर सकते हैं। जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग की कुछ चीज़ें हैं, जैसे मार्केटिंग के लिए खुद जाना, उनके लिए रिलेशनशिप बिल्डअप करना, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है तो उनको डायरेक्ट कॉलिंग करना कुछ लेवल पे, ये सारी चीज़ें उनको सिखाओ। ये जो टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती वो चीज़ें ह्यूमन लेवल पे आप कर सकते हैं, वो चीज़ें आप करो। कोई आप मीटिंग ले रहे हो फिजिकल लेवल पे, वो चीज़ें आप
एक्सपर्टीज वो चीज़ें ले लो आप, उनको जॉब दो। ऑफ कोर्स स्किल उसमें देखना पड़ेगा आपको, बट इट शुड नॉट बी, माई अप्रोच इज इट शुड नॉट बी टेकन एज चैलेंज, बट एनेबलर के लेवल पे आप उसको देखना चाहिए। तो मेरा उसमें ये टेक है कि भाई वी शुड बी टेकन एज एनेबलर। जैसा अभी हमने बात किया ऑटोमेशन के ऊपर, उसके आगे पकड़ के मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे यस। कि ऐसे कौन से टूल्स है ऑटोमेशन के जो हमें सीखने चाहिए एज अ एंटरप्रेनर और एज अ जॉब सीकर, ताकि आगे जाके हमें उसका हेल्प हो। यस। तो देखो टूल्स तो बहुत सारे हैं। जैसे आप प्रोडक्शन में हो, प्रोडक्शन से लेके आप शुरू करेंगे तो राइट टू मतलब डिस्पैचेस तक जो प्रोडक्ट है, तो उसमें सारे डिफरेंट टूल्स अपने यहाँ अवेलेबल है। जैसे प्रोडक्शन की बात करेंगे तो बहुत सारे टूल्स है, जैसे ऑटोमेशन प्रोडक्शन में क्या हो सकता है, जैसे रिपीटेटिव वर्क है उसमें भी आप कर सकते हैं कि रिपीटेटिव जो काम आ रहा है उसको ऑटोमेशन कर सकते हैं। बेसिकली स्पेशली इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट CRM, जो CRM की हम बात करेंगे, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो उसमें सेल्स फोर्स जैसी है, जैसे उसमें ईमेल ऑटोमेशन है। इवन अगर वीडियो की बात करेंगे तो बहुत सारी एडिटिंग टूल्स भी हम सीख सकते हैं। ऑटोमेशन में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ऐसी ही कि स्पेसिफिक अगर अकाउंटिंग की बात करें उसमें टैली है, या फिर बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं कि जो रेडीली अवेलेबल है आज। उसमें सिर्फ आपको वो सिर्फ मतलब रेडी टू यूज़ भी आजकल टूल्स आते हैं। तो वो जो सॉफ्टवेयर्स के टूल है वो सीखना मुझे लगता है ये बहुत मतलब आवश्यक है। एंड वो टूल्स भी चेंज हो रहे हैं, मतलब दे आर लाइक हर मतलब 5 साल से आप टूल्स चेंज हो रहे हैं। तो वो एक इम्पॉर्टेंट ये है कंसेप्ट है कि हम टूल्स को लर्न करें, अगेन रीलर्न करना पड़ेगा। अगर वो टूल चला जाएगा तो हमको, क्योंकि टेक्नोलॉजी हो रही, नए चीज़ आ रही है, हर 2 साल 3 साल में नया चीज़ आ रही है। सो मुझे लगता है ये मतलब 2-3 टूल्स जो इम्पोर्टेंट है CRM के लिए, प्रोडक्शन के लिए, अकाउंटिंग के लिए, या फिर अभी बहुत सारे टूल्स है, जैसे इवन HR के लिए भी टूल्स है। तो इवन टैली एक ऐसी सिस्टम है कि टैली में बहुत से ऑटोमेशंस है, उसमें राइट फ्रॉम प्रोडक्शन टू उसमें आप ये भी कर सकते हैं। ऐसे टूल्स आपको सीखना चाहिए। MSME की तरफ हम फिर से आते हैं। यस यस। ऐसे कौन से MSMEs है जिन्होंने ऑटोमेशन को एक्सेप्ट किया है और उन्हें अच्छे से ग्रो किया है? एक कुछ एग्जांपल के साथ इसको एज अ केस स्टडी समझा के दिखाइए। देखिए CRM या फिर कौन सी भी ऑटोमेशन की हम बात करेंगे तो ऑटोमेशन में अभी ऐसी चीज़ें आती हैं जो हम शुरू से बात कर रहे हैं MSME सेक्टर में। MSME सेक्टर में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हम देख सकते हैं कि जो अभी आज की तारीख में ऑटोमेशन पे आती हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा था रूरल इंडिया के बारे में, जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज आज आ रही है। आपको एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज है या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, उनको ऑटोमेशन के लिए गवर्नमेंट ने सॉफ्टवेयर्स दिए हैं। तो वो सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, देखिए अपने यहाँ ना जब फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी होते हैं उनके यहाँ स्पेसिफिकली 1000 लोग, 1000 फार्मर्स, 2000 फार्मर, 2000 या अप टू 10,000 फार्मर्स की भी लिस्ट होती है। बेसिकली उसमें एक ऑटोमेशन टूल है, सॉफ्टवेयर है। तो ये ऐसा सॉफ्टवेयर है, उसमें क्या करता है आपको एग्जाम्पल में बताता हूँ। तो एक आप 100 फार्मर्स है और 100 फार्मर्स क्या करते हैं कि आप कुछ टोमेटो उगाते हैं, मैं फार्मर हूँ, मैं कुछ भिंडी लगाता हूँ, या फिर और कोई फार्मर अलग अलग उसके फार्म पे अलग अलग क्रॉप लगाता है। अभी जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी होती है उसको क्या लगता है ना, उनको एक रिक्वायरमेंट है। उनको क्या रिक्वायरमेंट है कि आज की तारीख में मुझे रिलायंस रिटेल से कॉल आता है, मैं मेडिएटर हूँ, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का डायरेक्टर हूँ या ओनर हूँ, मैं बोलता हूँ, मुझे कॉल आता है, मुझे आज की तारीख में या फिर कल मुझे 10 मेट्रिक टन आप टोमेटो, लाल टोमेटो मुझे चाहिए, आप मुझे सप्लाई करना है, क्योंकि उसका मॉल है, रिटेल मॉल है, रिलायंस का मॉल है या फिर कोई भी मॉल है, उसको चाहिए 10 मेट्रिक टन चाहिए, कल की कल चाहिए। तो हाउ कैन आई मैनेज? मैं तो मैं फार्मर प्रोड्यूसर हूँ कंपनी, मैं कैसे मैनेज करता हूँ? तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो आपने समझो टोमेटो लगाया है, तो मुझे मालूम है कि आज टोमेटो आज के डेट में 3 महीने का क्रॉप है। तो आफ्टर 90 डेज
मुझे ये पता चला कि कौन से जो फार्मर्स है 90 डेज वो कटिंग एज पे आएगा। अगर कल कटिंग आ रहा है उसका, तो वो मुझे सॉफ्टवेयर से पता चलेगा कि मुझे ये मतलब जो 1000 फार्मर है उसी 100 फार्मर ये कल उसकी कटिंग होने वाली है, ये कटिंग स्टेज पे आ गया है टोमेटो, इसको कल कट करना है और इनसे मुझे कलेक्ट करके प्रोक्योरमेंट करके मुझे रिलायंस मॉल को भेजना है। तो ये एक रियल एग्जाम्पल है, ये ऐसे हो सकता है। देखिए नहीं तो मेरे पास क्या डाटा है यार, आप देखो मुझे तो पता नहीं कौन से गांव में कहाँ पे कौन फार्म पे क्या कर रहा है, आई डोंट नो ना। करेक्ट। So that is the real example. Every farmer producer company should use this example as an automation tool. नहीं तो how is it possible? So ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मेरे ख्याल से है and we can take it as a good example. मैं एक एक्स बैंकर हूँ और Yeah. मेरे मैक्सिमम जो कस्टमर्स थे वो एमएसएमई के थे। Yes. तो एमएसएमई काफ़ी क्लोज टू हार्ट है। Very nice. तो मुझे एक बताइए कि अभी तक का एमएसएमई का जर्नी कैसा रहा है और आगे कैसा रहेगा? एमएसएमई का जो सेक्टर आपने बताया आपके ऑफ कोर्स हार्ट के करीब है, क्योंकि होना भी चाहिए, क्योंकि एमएसएमई का ऐसा सेक्टर है जो हमने मतलब पहले भी चर्चा की, जो एम्प्लॉयमेंट का जो गारंटी है वो देती है। एंड एमएसएमई सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो इंडिया को एक बहुत बड़ा सुपर पावर भी बना सकता है। तो एमएसएमई सेक्टर में बेसिकली जो आज मतलब चैलेंजेस हमने मतलब देखा, तो आज बहुत सारे चैलेंजेस है और उसको हम 5 साल के बाद कैसे हो सकता है उसका भी हम मतलब यहाँ ये कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। देखिए 5 साल के बाद आज की सिचुएशन है कि आज की सिचुएशन ऐसी है कि आज हर एक कंपनी जो एमएसएमई है अच्छी बड़ी बनाना चाहता है कंपनी। कुछ ट्रेडिशनल भी बिजनेसेस है जो चेंज नहीं हो रहे हैं, बट उनको टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना पड़ेगा। आज की सिचुएशन में अगर देखा तो वो कुछ बिजनेसेस है जैसे एक्सपोर्ट भी करते हैं, जो एमएसएमई सेक्टर में अगर रेशो देखा हमने तो 40 to 50% रेशो एमएसएमईज का है जो एक्सपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट बिजनेस में है। बड़े हाउसेस एक्सपोर्ट नहीं करते क्योंकि ज़्यादा नहीं करते मतलब। तो यहाँ वो जो सेक्टर है एक्सपोर्ट का, तो ये एक बड़ा सेक्टर हो सकता है एमएसएमई सेक्टर के लिए। एंड दूसरा उसको अगर 5 साल की हमने बात की तो एक बड़ा उसमें चैलेंज है कि अगर टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, इनोवेशन अडॉप्शन, बिजनेस मॉडल इनोवेशन अडॉप्शन आपको करना पड़ेगा एमएसएमईज को, क्योंकि ये आपके फ़ायदे के लिए करना पड़ेगा। का मतलब ये है कि आपको ग्रो अगर होना है एमएसएमईज को 5 साल में, तो यू हैव टू चेंज द माइंडसेट अगेन। एंड दूसरा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे लगती है कि आपको बिजनेस लर्न भी करना सीखो, क्योंकि देखिए इंडिया में, अपने भारत में एक चैलेंज ऐसा है कि हमारे स्कूल सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि दे आर नॉट विथ एजुकेशन जो सिस्टम है अपना, तो बिजनेस ज़्यादा सिखाती नहीं है। फाइनेंशियल हमको क्या करना है, वेल्थ क्रिएशन क्या करना है, इसके बारे में हमको क्या सिखाती है, कुछ भी नहीं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना कैसे करना है, इवन बिजनेस फाइनेंसेस क्या होते हैं, पर्सनल फाइनेंसेस क्या होते हैं, इसके बारे में भी बाइफर्केशन ज़्यादा मालूम नहीं है लोगों को। तो बिजनेस हमको लर्न भी करना चाहिए, तब बल्कि उसमें रिसोर्सेस अभी आ रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी या फिर जो चीज़ें हम बहुत सारी देशों से सीखते आ रहे हैं आज, तो आज इंटरनेट की वजह से यूट्यूब हो या फिर बहुत सारे रिसोर्सेस हैं यहाँ जिससे हम सीख सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज से बहुत हैं, वो सीख सकते हैं। तो वो हमारा अप्रोच होना चाहिए। वी शुड लर्न, मतलब उसमें हम बोलते हैं कि लाइफ लॉन्ग लर्नर, वी शुड बी लाइफ लॉन्ग लर्नर। एक बार हम कॉलेज से बाहर आ गए, मुझे सब आ गए, मैं एमबीए भी हूँ, तो मैं चलो मैं कर लूँगा बिजनेस। नो, बिकॉज सिचुएशंस बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, सब चीज़ बदल रही है, तो उसको आपको सीखना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड माइक्रो लर्निंग। नॉट नेसेसरी आपको हर चीज़ें सीखनी चाहिए, वॉट एवर यू नीडेड, आपको जो ज़रूरत है उसमें क्या आज चेंज है वो लर्न करना बहुत नेसेसरी है। क्योंकि अगर आप लर्न करेंगे तो ही आप अर्न करेंगे। दिस इज द डायरेक्ट, मतलब अब आज करना है तो ये सिचुएशन आज की तारीख में है। तो मुझे लगता है ये 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें आज की एमएसएमई के सेक्टर में हो सकता है, और 5 साल में ये सेक्टर बहुत अच्छा हो सकता है अगर इसमें ये राइट टेक्नोलॉजी, राइट माइंडसेट एंड राइट अप्रोच अगर ले लिया तो।
अभी जो हमने बात किया ऑटोमेशन के बारे में, तो ऑटोमेशन के काफ़ी सारी चीज़ें हमने जान ली हैं, यस लेकिन और एक टेक्निक रहती है, वो है सिस्टम ड्रिवन बिजनेस। यस यस तो उसका मतलब क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या है? यस वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो, सिस्टम ड्रिवन बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। बिजनेस में ना एक होता है बिजनेस ड्रिवन बाय बिजनेस ओनर। मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ कि यार बिजनेस में मैं ही हीरो हूँ। मतलब बिजनेस का हीरो मैं हूँ, हर चीज़ मैं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सेल भी मैं करता हूँ, मार्केटिंग भी मैं ही करता हूँ, प्रोडक्शन भी मैं बना लेता हूँ, हर चीज़ मैं करता हूँ। अकाउंटिंग हो तो अकाउंटिंग में जाके अकाउंटिंग भी मैं ही करता हूँ। मेरा किसी को और विश्वास ही नहीं है। आई डोंट बिलीव एनी। अगर ये सोच से आप बात करेंगे या फिर एक्ट करेंगे आपके बिजनेस में, तो यू विल नॉट बी ए मतलब बिग बिजनेसमैन। बड़ा बिजनेस आप नहीं बना सकते इसमें, बिकॉज इट इज ड्रिवन बाय अ बिजनेस ओनर। आप हर चीज नहीं कर सकते। यू शुड बी ड्रिवन बाय सिस्टम्स। अगेन, सिस्टम्स क्या होता है, तो वी विल थिंक अबाउट द सिस्टम्स। सिस्टम्स जैसे देखो, सिस्टम्स के पहले हम ये सोचेंगे कि जो डिपार्टमेंट है बिजनेस में, सेल्स होता है डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, ऑपरेशंस होता है, ऑपरेशंस में प्रोडक्शन से लेके आप डिस्पैचेस तक होते जाते हैं। चौथा होता है उसमें ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है। पांचवा होता है अकाउंट डिपार्टमेंट, एंड लास्ट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब आप खुद हो बिजनेस के ओनर। ये 6 डिपार्टमेंट है। तो ये डिपार्टमेंट में प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट है, या शुरू में हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट लेते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या होता है, लीड जनरेशन है। मार्केटिंग मतलब क्या है, मार्केटिंग का मतलब है, मतलब आप लोगों को कैसे रीच हो रहे हैं, कितने लोगों का अवेयरनेस पहुंच रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं आपके बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। तो ये है सिस्टम है ये। अभी लीड जनरेशन आप कैसे कर सकते हैं, उसमें वे आउट 2 है। आप ट्रेडिशनली भी जा सकते हैं कि नहीं, मेरा दुकान है, आप पेपर में ऐड दे रहे हैं कि वी आर सेलिंग दिस एंड दिस, ये पेपर में ऐड दे सकते हैं। या फिर दूसरा अप्रोच है, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। फेसबुक के अप्रोच दे सकते हैं कि फेसबुक में कि नहीं, ये मेरा प्रोडक्ट है, और आप टारगेट मार्केट तक जाएंगे और ये बोलेंगे कि नहीं, मुझे ये हमारे यहाँ प्रोडक्ट है। ये मार्केटिंग है। तो ये अप्रोच है, ये सिस्टम अप्रोच का मतलब कि पहले किसी भी बिजनेस में फर्स्ट 3 इयर्स आर कॉल्ड द स्ट्रगल और सर्वाइवल बिजनेस। और उसमें आप प्रोसेसेस, मार्केटिंग चाहिए, सेल चाहिए, ऑपरेशन चाहिए। आपको शुरू के पहले 3 साल में HR की ज़्यादा जरूरत नहीं, अकाउंट्स की भी ज़्यादा उतनी जरूरत नहीं होती, और मैनेजमेंट थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट तो चलेगा। बट शुरू में मार्केटिंग, सेल्स इसलिए जरूरी है क्योंकि रेवेन्यू आपको चाहिए। किसी भी बिजनेस में जाओ, आप रेवेन्यू नहीं बनाएंगे पहले कुछ 2-3 साल में, आप बोलेंगे यार बंद करो तुम्हारा बिजनेस। कोई भी कितना भी पैसा होगा तो क्या होगा, कोई भी बिजनेस बड़ा होगा तो उसका पैसा चला जाएगा। मार्केटिंग में, सेल्स में, सभी चीज़ें कुछ पैसा नहीं बना रहे तो एनीबडी विल से यार यू डोंट डिजर्व दिस बिजनेस, यू कैन एग्जिट दिस बिजनेस। तो ये हो सकता है। इसीलिए सेल्स, मार्केटिंग, ये डिपार्टमेंट में पहले फोकस करना है। इसमें सिस्टम ड्रिवन आपको करना है। मतलब क्या कि आप सिंगल नहीं काम कर सकते। मार्केटिंग आप कर रहे हैं तो सिंगल ही आप फ़ोन कॉल कर रहे हैं, लोगों को कर रहे हैं, फिर बाद में आपको लीड आ जाएंगी, हाँ ठीक है आ गए, फिर आप क्या करेंगे, सेल करेंगे, उसमें सेल करेंगे। फिर जब आप सेल करेंगे तो आपकी मार्केटिंग रुक जाएंगी। तो इसीलिए आपको उसको प्रोसेस करना है, मतलब आपको कुछ सिस्टम लगाना है, आपको SOPs बनाने हैं। हाँ, SOPs लगानी है। खुद बिजनेस जो कुछ एम्प्लॉय रखने हैं, फील्ड विजिट जाते हैं, हर एक के जाते हैं, या डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बनाना है हमको, तो उसके लिए आप ग्रो कर सकते हैं। ये सिस्टम है, ये मार्केटिंग से सिस्टम है। सेल्स में भी सिस्टम बना सकते हैं आप। ऑपरेशंस मतलब जो सप्लाई कर रहे हैं गुड्स का, वो करेक्ट हो जाए, विद इन टाइम हो जाए, क्वालिटी हो जाए, उसमें टूट फूट ना हो जाए। ये सारी चीज़ों के लिए आपको सिस्टम बनाने, अगेन दिस इज अ सिस्टम। तो ये सिस्टम्स है। क्योंकि इसको कम से कम 4 से 5 साल आपको लगते हैं सिस्टम्स बनाने में, क्योंकि सिस्टम्स एक प्रोसेस, जैसे आपने SOPs बोला, दैट इज़ द राइट वर्ड। SOPs भी आप बोल सकते हैं। और SOPs तो दूसरा उसमें ये भी कंसेप्ट है, SOPs तो सिर्फ ऑन पेपर हो रही है आजकल। बहुत सारे लोग SOPs बहुत अच्छा बना लेते हैं, फाइल बहुत अच्छा बना लेते हैं, लेकिन लिटरली अगर प्रोसेस देखेंगे, एक्चुअल में जाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं हो रहा है। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। करेक्ट। इट शुड बी प्रैक्टिकेबल। Processes should be on the field, not in the paper. So that way, if you think that is called systems, and as you asked, that is called system driven business. And system driven businesses are called the legacy business. उसमें legacy हो सकता है।
अगर आप राइट अप्रोच से जाएंगे तो आपका ब्रांड भी बन सकता है। क्योंकि इस बिजनेस में बिजनेस ओनर नहीं भी है, देखो बिजनेस ओनर हीरो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ही शुड नॉट बी वेरी स्मार्ट फेलो, नॉट नेसेसरी मेरे ख्याल। क्योंकि क्या है, आप अगर बहुत स्मार्ट हो जाएंगे तो आपकी टीम बोलेगी यार मेरा ओनर बहुत स्मार्ट है, खुद कर लेगा, देख लेगा बिजनेस। नो, योर टीम शुड ड्राइव योर बिजनेस। You check any successful entrepreneur, any businessman who is a legacy businessman, वो बोलेगा यार मेरा लोग काम कर रहा है, आई एम ओके विथ वट एवर, मुझे नहीं पता तो नहीं पता, आई डोंट नो, आई शुड नॉट नो एवरीथिंग। जियो के अंबानी को पता नहीं यार क्या इंटरनेट है, नॉट नेसेसरी, नहीं, क्या जरूरत है, मेरे पास तो हजारों सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, वो काम करेंगे ना। सो दैट इज कॉल्ड सिस्टम ड्रिवन बिजनेस एंड दोज बिजनेस आर स्केलेबल बिजनेस। सो दैट इज द basic thought behind this strategy driven business, system driven business. Yes. जो एमएसएमई रहते हैं, क्या उनमें सिस्टम ड्रिवन बिजनेस चालू कर सकते हैं हम? एमएसएमई बिजनेस में भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है या फिर बिजनेस सिस्टम बिजनेस है, सिस्टम ड्रिवन बिजनेस है, शुरू कर सकते हैं। वो कैसे शुरू? देखो आपका बिजनेस जीरो भी है आज, ठीक है, आपने शुरू में बिजनेस ओनर से शुरू किया, नथिंग रॉन्ग विद दैट। आप बिजनेस ओनर है, आप करो, शुरू में मार्केटिंग भी करो, प्रोडक्शन भी करो, आपका हर लेवल पे आप यू कैन मतलब मेक डर्टी योर हैंड, मतलब बोलते कि हर चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। मैं प्रोडक्शन में जाता हूँ, शुरू के 1-2 साल में ठीक है, मैं हर चीज़ कर लेता हूँ, दैट इज़ ओके, बट यू हैव टू फोकस ऑन वन थिंग। शुरू के 2 साल में मार्केटिंग पे आप फोकस करना है। मार्केटिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका लीड जनरेशन है, वहाँ से ही आपको सेल जनरेट होने वाला है, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होने वाली है, यहाँ से ही पैसे मिलने वाले हैं आपको, दैट इज़ वाई। तो ये अप्रोच रखना चाहिए। हर चीज़ जरूरी नहीं है शुरू के बिजनेस में। I am not telling to you to start the HR department in the initial phase for MSMEs. No, not necessary. आप मार्केटिंग के लिए 2 बंदे रखेंगे, उसको 10-10 हज़ार रुपये पगार देंगे, बोलेंगे यार एक काम करो, आज मैंने प्रोडक्शन बनाए, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, प्रोडक्शन हमने बनाया कि भाई चलो हल्दी पाउडर मैंने बनाया, हल्दी पाउडर का एक 100 ग्राम का पैकेट है, 200 ग्राम का पैकेट है, और आधा किलो 1 किलो 4 मेरी प्रोडक्ट रेंज है। मैं बनाना चाहता हूँ, मेरे डिस्ट्रिक्ट में मेरा यूनिट है, मैं बोलता हूँ कि यार इसको सेल करने के लिए मुझे डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क चाहिए। छोटे छोटे जो व्यापारी है, किराना वाले हैं, उनके यहाँ जाके ये बेचना है आपको। तो वो 2 बंदे क्या करेंगे, 2 बंदे आपको हर दिन मार्केट में जाएंगे और दे विल रीच आउट टू द एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर, उनको जाएंगे, उनको आप सिस्टम बना देंगे कि हर दिन आपको वही करना है। तो क्या हो गया, मार्केटिंग में आपको एक जनरेशन, लीड जनरेशन के लिए एक वे आउट हो गया, और दैट इज नेसेसरी। बिकॉज अगर देखो आप सोना भी बनाएंगे आपके यूनिट में, बहुत अच्छी क्वालिटी बनाएंगे, बहुत मस्त बनाएंगे, बहुत पैकेजिंग भी अच्छी लेंगे, आपको डिमांड ही नहीं है मार्केट में, कहाँ बेचेंगे यार वो। सो दैट इज वाई इट इज नीडेड मार्केटिंग। इसलिए जरूरत है कि आपका जो बोलते हैं इंजन जो है आपका, डिमांड इंजन जो बोलते हैं, डिमांड इंजन आपका शुरू चाहिए मुझे, ठीक है। मार्केट में जाएंगे, हर लोग आपको वेलकम नहीं करेंगे, आइए हमारे यहाँ जरूरत, ऐसे नहीं करेंगे। उसमें तो 10 लोगों से 5 लोग बोलेंगे यार ऐसे तुम्हारे यहाँ बहुत से लोग मेरे पास आते हैं हर दिन, मुझे वो तो बोलेंगे यार, रिजेक्शंस भी है, बट यू हैव टू मैनेज इट लाइक दैट, वो तो करना पड़ेगा आपको। सो सिस्टम ड्रिवन बिजनेस वो आपको वहाँ से शुरू हो सकता है। छोटा भी बिजनेस है, दो क्यों लोग नहीं रखेंगे, 5,000 के लिए रखेंगे या फिर 10,000 उसको सैलरी दो, लेकिन यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट, बिजनेस शुड नॉट बी डिपेंड ऑन यू। हर चीज आप करेंगे, मैं सुपर हीरो की जैसे मैं कहानी बता रहा था, यू शुड नॉट बी सुपर हीरो, एंड दैट इज वेयर MSMEs also can do whatever the business small investment they are having, with that also they can start with the marketing बढ़ जाएंगे तो सेल बढ़ जाएगा, सेल बढ़ जाएगा तो ऑपरेशंस बढ़ जाएंगे, एंड दिस साइकिल यू कैन रिपीट इन MSME। ये रिपीट कर सकते हैं ये साइकिल। 2 आपके लोग होंगे तो उसमें 4 भी करो, ग्रोथ हो जाएंगे तो कर सकते हैं। दैट इज हाउ सिस्टम ड्रिवन बिजनेस कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन MSME ऑल्सो। जो एग्री बिजनेस है वो कैसे चेंज हो रहा है, और एग्री बिजनेस को एक थोड़ा डीप डाइव कर दिए कि उसका मीनिंग क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, कौन कौन से बिजनेस आते हैं। यस, देखिए एग्री बिजनेसेस एक बहुत बड़ा सेक्टर है,
एंड बेसिकली अभी तक एमएसएमई एंड एग्रो एमएसएमई ऐसे अलग अलग सेक्टर थे, लेकिन अभी एमएसएमई एक ही सेक्टर हो गया है जिसके अंडर एग्रो भी आता है, एग्रो बिजनेसेस भी। एमएसएमई का जो मतलब है कि जैसे एमएसएमई में बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स है या बाकी के बहुत सारे टेक्सटाइल है, ये सेक्टर्स आते हैं। तो ऐसे ही एग्री बिजनेस में अगर स्पेशली देखें तो इसमें बहुत सारे, जैसे कि इनपुट इंडस्ट्री है। इनपुट इंडस्ट्री का मतलब है सीड्स है हमारे यहाँ, जैसे सीड्स होने के लिए जो लगता है हमको, ज़मीन के लिए सीड अगर बोएंगे तो ही हमारा क्रॉप आएगा, जैसे सोयाबीन सीड है या बहुत सारे अभी जो क्रॉप्स है, अलग अलग क्रॉप्स है। इवन हमारा समझो टोमेटो है, टोमेटो हमको उसके लिए सीड लगता है, दैट इज़ ऑल कॉल्ड इनपुट बिजनेस। जैसे सीड्स है, फर्टिलाइजर्स है। अभी आज की तारीख में बिजनेस एग्री का बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? तो आज ऑर्गेनिक, हर एक को ऑर्गेनिक चाहिए। ऑर्गेनिक इसलिए चाहिए क्योंकि ऑर्गेनिक हमको अभी चैलेंजेस, कैंसर हो रहा है, बहुत सारी हमको डिजीजेस हो रही हैं। जो स्प्रे, जो पेस्टिसाइड स्प्रे का हम खाते हैं, तो दैट इज़ पॉइजनस, वो पॉइजनस हो रहा है। तो उसके लिए ऑर्गेनिक वो भी उसमें आता है, इनपुट सेक्टर में वो एक सेक्टर है। एंड तीसरा उसमें सेक्टर है कि इनपुट इंडस्ट्री के बाद सबसे इसमें आ रहा है कि आज की तारीख में टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर 4.0 उसको बोलते हैं। एग्रीकल्चर जैसे इंडस्ट्री 4.0 है, जैसे एग्रीकल्चर 4.0। हर चीज़ जो आज टेक्नोलॉजी में आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, रोबोटिक्स आ रहा है, तो हर चीज़ एग्रीकल्चर में आ रही है। रोबोटिक्स भी आ रहा है एग्रीकल्चर में। कैसे कि जो हम इंडिविजुअली काम करते थे एग्रीकल्चर में, तो रोबोट वो काम कर सकता है आगे के दिनों में। दैट इज़ क्योंकि 4 वो है, वो आगे की सोच है उसमें। तो एवरीथिंग इन एग्रीकल्चर इज नाउ चेंजिंग। एग्री बिजनेसेस कैन बी लुक्ड इन द डिफरेंट वे, क्योंकि कंज्यूमर का ये भी बदल रहा है। आज की आपको स्टार्टअप्स की बात बताता हूँ, क्योंकि आज हर एक स्टार्टअप ऐसे इंडिविजुअल कस्टमर की सोच रहा है। जैसे एक फार्मर हूँ मैं, तो मुझे क्या लगता है, सीड से लेके हार्वेस्टिंग तक जो कुछ चीज़ें हैं, तो मैं हर चीज़ें में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करूँगा, मैं रैंडमली नहीं करूँगा। दैट इज़ कॉल्ड प्रिसिशन एग्रीकल्चर। प्रिसिशन मतलब एग्जैक्ट जो आपको चाहिए। जैसे शुरू के ज़माने में क्या था कि एक डीलर हुआ करता था मेरे गांव के नज़दीक, तो मैं फार्मर आपके पास आता था, डीलर है आप तो, मैं बोलता था सर इसको ये हो गया है, तो आप इसको क्या स्प्रे करना है मुझे। वो देखता था, हाँ ठीक है ये तो ये स्प्रे करो, उसके पास जो अवेलेबल था वो स्प्रे करता था। दैट इज़ वॉट रैंडम एग्रीकल्चर। पता नहीं था वो एग्जैक्ट वही, अगर येलो इश उसमें दाग है कोई वो लीफ पे, तो वो एग्जैक्टली क्या है उसको क्या पता, बिकॉज ही इज़ अ मैनुअल, ही इज जजिंग, उसको भी नहीं पता। बट टेक्नोलॉजी कैन डू दिट एक्यूरेटली। सो ये चेंजेस एग्रीकल्चर में अभी आ रहे हैं। तो उनको एज एन स्टार्टअप्स अगर सोचे तो एक बहुत बड़ा बिजनेस उसमें हो रहा है, और उसको अप्रोच करके प्रिसिशन एग्रीकल्चर हम कर सकते हैं। एंड एग्री बिजनेस इज़ नॉट ओनली दिस इनपुट सेक्टर बट आउटपुट सेक्टर में भी, जैसे फूड प्रोसेसिंग के बिजनेसेस आ रहे हैं। ग्रामीण लेवल पे अभी बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी लॉन्च किया है। जैसे प्राइम मिनिस्टर फूड माइक्रो एंटरप्राइजेस एक स्कीम है, PMFME जिसको बोलते हैं। छोटी छोटी जो बिजनेसेस आते हैं, फूड बिजनेस, उसको ऑटोमाइज करना, उसको ये ग्रो करना, उसको हेल्प करना, ये चीज़ें सारी अभी एग्रीकल्चर में आती हैं। तो एक बहुत ही यू कैन से $multi billion बिजनेस है भारत देश में। ऑफ कोर्स उसका नॉमेनक्लेचर अलग अलग है। इवन द शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब कॉटन जो मिल्स है वो भी एग्री बिजनेस है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वो भी एग्री बिजनेसेस है। बल्कि नाम उसके अलग अलग है, लेकिन जो सेक्टर है वो बहुत ही $1 billion इंडस्ट्री का सेक्टर है। तो एग्री बिजनेसेस एक बहुत एक ये ग्रोथ इंजन है हमारे भारत देश की, ग्रोथ इंजन हम बोल सकते हैं उसको। सो दीज आर द सिचुएशन ऑफ लाइक एग्री बिजनेस में ये सिचुएशन हो रहा है। तो जो हमारा भारत का जो बिजनेस है, अगर उसके तरफ हम देखें तो उसमें टेक्नोलॉजी है, डिजिटलाइजेशन है, AI का यूज़ हो रहा है, नए इक्विपमेंट्स आ रहे, तो ये सब मिला के एक बिजनेस को कैसे एक रेवेन्यू मॉडल बनाते हैं? यस,
देखिए रेवेन्यू मॉडल ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज की तारीख में, क्योंकि हर चीज़ जो हम जो जब हमने शुरू में बात किया कि भाई बिजनेस मॉडल जब हम बनाएंगे कोई भी, तो उसका अल्टीमेट टारगेट ये होना चाहिए कि हाउ वी कैन सर्व द कस्टमर फर्स्ट, सेकेंड हाउ वी कैन मेक द रेवेन्यू आउट ऑफ दैट बिजनेस एंड अल्टीमेटली द प्रॉफिट। तो ये स्ट्रक्चर जो आप बोलते हैं दैट इज़ अ राइट स्ट्रक्चर, क्योंकि कस्टमर को आप सर्विस देंगे, प्रोडक्ट देंगे, अच्छा देंगे, कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा, तो आपको रेवेन्यू बढ़ेगा एंड प्रॉफिट भी आपको मिलेगा। ये स्ट्रक्चर है। सो इसी को जब हम डिज़ाइन करेंगे, सो डिज़ाइन शुड बी लाइक दैट कि अल्टीमेट कस्टमर को जो सर्विस दे रहे हैं या फिर प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हैं, वट एवर यूर मे बी एन सर्विसेज बिजनेस और यू मे बी एन प्रोडक्ट बिजनेस, बट अल्टीमेटली वो कंज्यूमर को आप कैसे सर्व कर रहे हैं। अभी सर्व करने के तो तरीके अलग होंगे। जैसे ई कॉमर्स के बिजनेस में आपको सर्व करना है तो यू हैव टू, आपको जो प्रोडक्ट डिलीवर करना है तो उसको शिपिंग करना पड़ेगा, आपको राइट एड्रेस पे उसको भेजना पड़ेगा, राइट टाइम को भेजना पड़ेगा, उसको ज़्यादा डिले नहीं कर सकते। ये एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो ऐसे हर चीज़ में आपको बिजनेस मॉडल जब आप डिज़ाइन करते हैं तो एवरी थिंग शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, पुटिंग दैट कस्टमर इन द प्राइम जोन। उसको प्राइम इंपॉर्टेंस देखिए। बैकएंड में जो आप चीज़ें करेंगे दैट शुड बी डिजाइंड कंसिडरिंग हिज रिक्वायरमेंट्स एंड हिज कंफर्ट जोन। दैट इज़ द थिंग ना। जैसे जोमेटो की बात कर रहे थे, अगर मुझे आज फूड यहाँ इसी वक्त मुझे चाहिए तो आई कैन कॉल द जोमेटो पीपल एंड और बुक दैट शिपमेंट एंड that can be delivered to him. So that business model designed by Zomato. ऐसे ही हर एक बिजनेस में कस्टमर का रिक्वायरमेंट लेके हमको ये करना पड़ेगा। सो दैट मे बी ऑटोमेशन, दैट मे बी बिजनेस मॉडल, दैट मे बी इनोवेशन। जैसे हमने शुरू में भी बात किया, प्रोडक्ट डजंट चेंज, प्रोडक्ट नहीं बदलता एंड बेसिक्स ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक्स ऑफ बिजनेस नेवर चेंज। जैसे पैसे बनाने हैं, प्रॉफिट बनाना है, कस्टमर को सर्विस देना है, ये बातें नहीं बदलेगी। बदलेगा क्या? ये ढांचा बदलेगा, टेक्नोलॉजी बदलेगी, इनोवेशन बदलेगा, कंज्यूमर को सर्विस कैसे करना है ये बदलेगा। सो ये उसका एग्जैक्ट मॉडल होता है। तो वो रिक्वायरमेंट कंसिडर करके हमको डिज़ाइन करना है। सो दैट इज़ एन ओवरऑल आई थिंक बिजनेस मॉडल इनोवेशन। तो अभी हमने पूरा बिजनेस के बारे में बात कर लिया है, Yes. एग्रीकल्चर के बारे में बात किया है, स्मॉल बिजनेसेस एमएसएमई के बारे में बात कर लिया है। Yes. अगर आपको किसी को गाइड करना है आज के बिजनेस के रिलेटेड कि वो कैसे बिजनेस स्टार्ट करे विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ न्यू इक्विपमेंट्स, विद द हेल्प ऑफ डिजिटलाइजेशन, तो आप क्या बताना चाहोगे? तो आज की तारीख में अगर नया कोई उद्यम शुरू करना चाहता है या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस में भी कोई उसमें इनोवेशन है, बिजनेस मॉडल लाना चाहता है, तो मेरा ये मानना है कि पहले जैसे लाइफ लॉन्ग लर्नर आपको सीखना पड़ेगा कि आज की तारीख में बिजनेस ग्रो कैसे हो रहे हैं। देखो, हर एक को बिजनेस में ग्रो करना है, हर एक को बिजनेस बड़ा करना है, रेवेन्यू कमाना है, प्रॉफिट करना है, हर एक को करना है। बट यू हैव टू गो विद द राइट माइंडसेट। फर्स्ट राइट माइंडसेट एंड उसके बाद में राइट अप्रोच टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर को राइट अप्रोच हमको कैसे देना है, उसको सेवा उसकी कैसी देनी है उसको। सो वो चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करके आज के ज़माने का बिजनेस कंसिडर करके हमको चलना पड़ेगा, ग्रोथ माइंड से सेट रखना पड़ेगा। आज के ज़माने का बिजनेस जो बन रहा है, जो टेक्नोलॉजी उसको डिसरप्ट कर रही है, बिकॉज एवरी थिंग कैन बी लाइक चेंज। अभी आपने अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे कि नोकिया का हम बहुत बार एग्जाम्पल लेते हैं, नोकिया कंपनी या कोडैक कंपनी, वाई दे आर नोवेयर? बिकॉज दे हैव नॉट थॉट ऑफ द चेंजेस वट एवर टेक्नोलॉजी कैन डू दैट। सो ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े बिजनेस हो, मुझे टेक्नोलॉजी कुछ नहीं कर सकती, इस एरोगेंस में मत न रहिए कि ऐसे नहीं होता। एंड दूसरा उसमें है कि राइट माइंड से नया भी बिजनेस होता है, राइट माइंड से वो भी बहुत बड़ा हो सकता है। दैट इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। येस, इट कैन हैपन एंड यू कैन चेक विद द स्टैटिस्टिक्स, ये हो रहा है। भारत में भी ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस है। जैसे मैं ओयो की बात कर रहा था यार, ओयो कैसे 10 साल में हाउ इट कैन बिकम अ $2 बिलियन कंपनी। एक 25-26 साल का रितेश अग्रवाल कैसे $2 बिलियन की कंपनी बना, 16 कितनी
14,000 करोड़, 14,000 करोड़ की या 15,000 करोड़ की कंपनी कैसे वैल्यूएशन बना सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिजनेस मॉडल, बिजनेस इनोवेशन। उसके पास तो चैलेंजेस बहुत थे, रिसोर्सेज भी बहुत कम थे। ही वॉज कमिंग फ्रॉम अगेन अ वेरी स्मॉल टाउन और विलेज, और बहुत भी कुछ सुपर पावर भी नहीं था उसके पास। उनको भी पूछो, जैसे हमने बोला। तो व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। उसके पास तो कुछ नया ये भी नहीं था, सिर्फ होटल में होटल बुकिंग करना है और उतना ही है ना उसके पास। नया नया तो क्या है, कुछ था, कुछ भी नहीं था। सो मुझे लगता है ये बिजनेस मॉडल का जो ये सिचुएशन है, मैं यही बोलना चाहता हूँ हर एक लोगों को कि एवरीथिंग कैन बी चेंज। आप एग्जिस्टिंग बिजनेस हो तो भी आप कर सकते हैं, नया है तो ऑफकोर्स कर सकते हैं। तो ये मेरा उन लोगों को सबको ये मेरा कहना है, एक मेरा अपील है कि वो आप यू कैन गो फॉर बिजनेस मॉडल इनोवेशन। एवरी वन इज नीडिंग दिस टेक्नोलॉजी, हर एक को आज जरूरत है उसकी। सो दैट इज द थिंग। थैंक यू। मेरे सारे सवाल अभी खत्म हो चुके हैं, लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि आपका जो नॉलेज है वो क्लियरली पता चल रहा है, आपका पैशन है वो क्लियरली पता चल रहा है, और साथ ही साथ जो आपका ग्राउंड वर्क है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो मेरे सवाल यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। आपको कैसा लगा ये सेकंड एपिसोड? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने भी बहुत राइट अप्रोच लेके, जो मेरे माइंड था अपने मतलब एग्जैक्टली आपने क्वेश्चन पूछे, एंड डायरेक्शन व्हाट यू आर टेकिंग वाज वेरी राइट अप्रोच। आपके क्वेश्चंस वाज वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चंस, एंड रियली दैट विल हेल्प द ऑडियंस ऑफ कोर्स, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑडियंस को क्या चाहिए ये समझना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू हर्षल फॉर दैट। थैंक यू। सो दोस्तों, आपको शायद क्या आज का एपिसोड काफ़ी पसंद आया होगा। ऑटोमेशन ऐसी एक चीज़ है कि जो आपको आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी या फिर सर्विस की क्वालिटी मेंटेन करने में आपको हेल्प करता है, साथ ही साथ उसमें एक्यूरेसी लाने का भी आपको एक हेल्प करती है। सो ऑटोमेशन से हमें डरना नहीं है, तो हमें उसके साथ जाना है, क्योंकि अगर हमें इंटरनेशनल कंपटीशन में रखना है खुद को, तो ऑटोमेशन काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ये वीडियो को काफ़ी सारे दोस्तों के साथ में, फैमिली मेम्बर के साथ में, और ख़ास करके बिजनेस कम्युनिटी में इसको सर्कुलेट कीजिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि ऑटोमेशन कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसके फ़ायदे जो है हम कैसे ले सकते हैं। आई रिक्वेस्ट यू, मेरे चैनल को भी काफ़ी ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच।